हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स दोस्तों, ये हमारा डीएसएसबी जो आपका क्या बोलते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में होने वाले एग्ज़ाम है आपके, उसमें यानी कि यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स और झारखंड टीजीटी इकोनॉमिक्स और बिहार अभी हाल फिलहाल में जो अभी एग्ज़ाम होगा आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स का और टीजीटी इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। दोस्तों, क्या रखा है इसमें कि बजट संबंधी प्रलेखों में निम्न में से किस प्रकार के घाटे का उल्लेख किया गया है। तो कह रहे राजस्व घाटा हो सकता है यानी रिवेन्यू डेफिसिट, बजट घाटा यानी बजट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंस यानी वित्तीय घाटा यानी फाइनेंशियल डेफिसिट। दोस्तों, ये चारों पॉइंट्स कंपोनेंट किसके होते हैं, ये बजट संबंधी प्रलेखों के ये चारों ही इंक्लूड होते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें ए बी सी डी, ये पहले ही ऑप्शन है, ये चारों इंक्लूड है। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या दे रखा है। ये 3 दे रखा है इन्होंने, बी सी ई, ए सी ई और ए बी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। समझ पाए? कह रहा है हमारा एक सूची दे रखी है, लिस्ट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट। कह रखा है कि सूची को सेकंड लिस्ट के साथ मतलब सुमेलित करना है यानी मैचिंग करना है। देखते हैं, कह रहा है लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत, ठीक है। फिर इसका दे रखा है जेएस मिल, कह रहा है लागतों में तुलनात्मक अंतरों का सिद्धांत यानी जेवी हेवलर ने दे रखा है। अवसर लागत सिद्धांत एडम स्मिथ ने दे रखा है। पारस्परिक मांग का सिद्धांत ये किसने दे रखा है, रिकार्डो ने दे रखा है। दोस्तों, इसमें कभी भी अगर अवसर लागत जो सिद्धांत आता है वो फाइनली हमारा अवसर लागत जो होता है हेवलर ने दिया होता है। किसने दिया होता है, हेवलर ने, यानी कि सेकंड। थर्ड का सेकंड अगर हम देखेंगे तो थर्ड का सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जैसे लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत, लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत ये हमारा एडम स्मिथ ने दिया है यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो यानी कि फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन इसी में इसमें भी है। तो अब अगले ऑप्शन भी चलते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है लागतों में तुलनात्मक अंतरों का सिद्धांत, ये हमारा रिकार्डो ने दिया है। किसने दिया है, ये रिकार्डो, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ इसमें भी है। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ है, हर जगह पे कहीं ना कहीं दिक्कत है। और पारस्परिक मांग का सिद्धांत क्या बचा, जेएस मिलने। तो यानी कि पहले का फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी का फोर्थ, सॉरी डी का फर्स्ट यानी इसमें। तो देखो इसमें पहले का लागतों निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत किसने दिया, एडम स्मिथ ने, यानी पहले का थर्ड, ठीक है। फिर बी क्या हमारा लागतों में तुलनात्मक अंतरों का सिद्धांत जो ये दे रखा है, तो वो हमारा दे रखा है रिकार्डो ने, यानी कि फोर्थ। ये भी आ गया इसमें, थर्ड और फोर्थ यही है, थर्ड फोर्थ और कहीं नहीं है दोनों बीच में। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है तरलता अधिमान वक्र यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का वह भाग जो एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। जो हमारा आईसी कर्व होता है वो जानते हैं आप कैसे होता है, इस टाइप का होता है, यानी कि और वो एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। कह रहा है लिक्विडिटी यानी जाल ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है वो कहलाता है, ये जाल बताता है। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो। कह रहा है वो क्या बतलाता है, यानी क्या कहलाता है कि ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती, कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती। यह अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है, यानी उस सिचुएशन से है कि मौद्रिक नीति यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो असफल हो जाती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन विल भी होगा दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्या रखा है कि तरलता अधिमान वक्र का वह भाग जो एक्स अक्ष से समांतर है होता है वो तरलता लिक्विडिटी का जाल ट्रैप कहलाता है, यानी जाल बतलाता है कि ब्याज की दर शून्य हो सकती है, या अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर एक न्यूनतम दर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। कह रहा अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें मौद्रिक यानी मॉनेटरी पॉलिसी असफल हो जाती है। ये उपयुक्त तीनों ही मतलब सही होंगे। ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों, 4। मैंने पिछली वीडियो में ये आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रखा है इसमें, क्या रहे सूची यानी लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में मैचिंग करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट। कह रहा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कब आया था, ये बताना है। क्या लिखा हुआ है कि तेल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या ऑल इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आया था ये। दोस्तों हम आपने क्वेश्चन की तरफ कह रहे थे इंडियन ब्यूरो ऑफ जो माइंस है वो या तेल एंड यानी और प्राकृतिक गैस आयोग कब आया, या ऑल इंडिया लिमिटेड। इसमें दोस्तों ऑप्शन बताना है कि ये किससे मैचिंग करेगा। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है यानी कि ये आया था 1948 में, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। और तेल प्राकृतिक गैस आयोग का आया था हमारा 1955 में। और ऑल इंडिया लिमिटेड कब आया था हमारा 1968 में। ये ऑप्शन हाँ 68 आएगा, ठीक है। तो ये 48 है, सॉरी 48 है, फिर ये हमारा 55 है। तो ऑप्शन विल भी क्या आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट। ये ए जो आया था इंडियन 1948 में था, बी हमारा सेकंड में ही है, और सी हमारा फर्स्ट यानी ये हमारा 1959 में आया था। कह रहा है घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है हमेशा मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला, हमेशा विकास दर बढ़ाने वाला, या थर्ड ऑप्शन है आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग को चेत करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। कह रखा है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लिमिटेड मात्रा में हम प्रयोग करें। अगर लिमिटेड करेंगे तो हमारे पास स्टॉक रिजर्व में रहेगा, जिससे हमारा हम मतलब डिमांड कम होगी, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट भी कम करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है किससे मिलता है, केवल श्रम से, केवल भूमि को, केवल पूंजी को, या उपयोग सभी में। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों 4, यानी सभी साधनों से मिलता है। श्रम से भी मिलता है, लैंड से भी मिलता है, और कैपिटल से भी मिलता है। श्रम को हम लेबर बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या रखा है, भारत में वित्तीय घाटे का मुख्य दुष्प्रभाव यानी नेगेटिव क्या है, अनिवार्य बचत, बैंकों की ऋण प्रवृत्ति, या मूल्यों की स्फीति की वृद्धि, या पूंजी निवेश प्रवृत्ति में परिवर्तन यानी पद्धति में, यानी सिस्टम में पद्धति होता है, पद्धति में परिवर्तन। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों थर्ड। कह रहे मूल्य की स्फीति की वृद्धि होनी चाहिए, मूल्य की स्फीति की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जो चल रहे हैं अपने 7 की तरफ। कह रहे सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है सार्वजनिक उपक्रम का लाभ, कर या विदेशी आयातों पर लगाया गया प्रशुल्क, या विभिन्न फीस। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों टैक्सेस होगा, ठीक है। जो सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट की जो सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है, टैक्स है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी होता है, वो इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। अभी मैं इस पर डिस्कशन करूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर, ठीक है। अभी करते हैं। कह रहा है बहुलक और माध्यिका किस प्रकार से स्टैटिक्स यानी सांख्यिकीय माध्य है। दोस्तों ये स्थिति संबंधी माध्य होता है, यह गणितीय माध्य होता है, या व्यापारिक माध्य होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों स्थिति संबंधी होता है, यानी रिलेटेड होता है इस माध्य से यानी मीन से। बहुलक यानी मोड होता है, माध्यिका मीडियन होता है, ये हमारा मीन होता है। ये दोनों ही परस्पर तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कह रहा है केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों और कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की जांच हेतु निम्न आयोग बनाया गया था। यानी क्या आयोग बनाया गया था, कैसा आयोग बनाया गया था, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद, सहकारिता आयोग, वित्त आयोग। तो इसमें जो बनाया गया था, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन बनाया गया था सहकारिता आयोग, यानी कि जो कोऑपरेटिव कमीशन है, या एक दूसरे की जो रिलेटेड कहते हैं सहकारिता, ये सेंट्रल और उससे रिलेटेड बनाया गया था, ठीक है। हरात्मक माध्य यानी हेरोमेट्रिक मीन ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल एंड। इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा थर्ड होगा, इसको आप याद रखिए,
ठीक है, 1/में सिग्मा रेसिप्रोकल्स अपॉन में n, ये अपॉन में n है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है, गुणेतर माध्य यानी मल्टीप्लायर मीन परिकल्पित करने हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन का बराबर में सिग्मा log x अपन में n। कह रहा है सर्व सामान्य पदार्थ और श्रेष्ठ पदार्थ यानी कि नॉर्मल गुड्स और जो अब नॉर्मल गुड्स यानी हाईएस्ट यानी मतलब एक तरीके से गुड क्वालिटी के। कह रहा आज आय प्रभाव सदैव यानी जो इनकम इफेक्ट होगा वो क्या होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या उपयुक्त में से आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड यानी पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम जो भी थी, अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा यानी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13। कह रहा है भारत सरकार की समस्त आय समस्त कर यानी जो टोटल टैक्स है इनकम से डायरेक्ट टैक्सों का योगदान लगभग कितना होता है। लगभग इसका 40% होता है। दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी ये 40% है, ठीक है, लेकिन हमारा जो बजट है 2023 में वो उसका जो स्लैब रेट आया है यानी टैक्सेस का, जिसकी 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम है उसका टैक्सेस 10% है। जिसकी 12 लाख से 15 लाख के बीच में सैलरी है मंथली ईयरली उसकी 20% है टैक्स है, और जिसका 9 लाख से 12 लाख के बीच में वो 15% है, और जो 15 लाख से अबव है उसका 30% है। हाईएस्ट जो टैक्स पे करता है यानी हाईएस्ट टैक्स पे सिटी वो मुंबई है, और हाईएस्ट टैक्स पेयर स्टेट वो महाराष्ट्र है, और जो हाईएस्ट मतलब जो टैक्स फ्री स्टेट है यानी जो टैक्स ही नहीं देता अपने इंडिया के अंदर वो सिक्किम है। ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक अधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य होती है, इकाई से कम होती है, इकाई के समान होती है या इकाई से अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, शून्य होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो लगा है कि एक अधिकारी की जो कोई भी वस्तु मतलब उसके आसपास मोनोपोली के आसपास उसके कोई सेपरेटेड गुड्स नहीं होता, वो एक ही पर्सन होता है जो प्रोडक्शन भी करता है और सेलिंग भी करता है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि प्राइस उसका जो मर्जी होगा लेकिन डिमांड क्या नाम है वो जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। ठीक है, यानी कि इस टाइप का हमारा एक ग्राफ बनेगा इसमें ईडी बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। कह रहा है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब MU शून्य हो या MU TU बराबर हो, AU या MU बराबर हो या TU या AU बराबर हो। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट यानी सेटिस्फेक्शन कब होता है हमारा, जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं TU हमारा ऐसे जा रहा होता है और यहाँ पर जहाँ पर ये शून्य होता है यानी ये MU हमारा शून्य होता है, इधर इस पॉइंट पे MU हमारा 0 होता है। तो और यहाँ TU हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो यहाँ हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो इसी को पहला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 16 क्वेश्चन है, किसी फर्म को अधिकतम लाभ या उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम बराबर हो यानी MR, यानी किसी फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, यानी कि इन्होंने बताया है कि जैसे AC के या ABC के या MC के या AFC के। तो इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, जब MC के बराबर हमारा AR यानी कि रहेगा तब फर्म को क्या नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। कह रहा है भारत एक धनी देश है, यहाँ जहाँ निर्धन निवास करते हैं क्योंकि जहाँ जनसंख्या अधिक है या यहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु उनका सभी
समुचित उपयोग नहीं किया जाएगा। तो यही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों थर्ड, क्योंकि भारत में बहुत बड़े लेवल पर रिसोर्सेज तो है हमारे पास, लेकिन उसका ढंग से यूज नहीं हो पा रहा। ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कह रहा है हमारा एक्स वाई व्यक्त करता है, यानी उपभोक्ता एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उसकी उदासीनता वक्र दर रहा उदासीनता वक्र पर रहता है। कह रहा है उपभोक्ता वाई की एक अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स की कितनी इकाइयों का त्याग करता है और उसकी उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। उपभोक्ता एक्स की एक इकाई के लिए वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करता है और उसे ऊंचे उदासीनता वक्र पर चढ़ जाता है। कह रहा है उपभोक्ता निचले उदासीनता वक्र पर ऊपर उतरता है, वक्र पर उतरता है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों फर्स्ट, यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर यह है कि वो एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की कितनी मात्रा का त्याग करता है। ठीक है, ये इसका यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई। ठीक है, व्हाट वाज सेक्रीफाइस व्हाट वाज गेन। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है मार्शल और एवं वॉलरस की तुलना कर उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। इसमें मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वॉलरस उसे अस्थिर संतुलन बताते हैं। मार्शल और वॉलरस ने अलग अलग अधिकारों पर विश्लेषण किया है। मार्शल और विश्लेषण वैज्ञानिक है एवं वॉलरस का अवैज्ञानिक है। वॉलरस का विश्लेषण वैज्ञानिक है एवं मार्शल का विश्लेषण वैज्ञानिक अवैज्ञानिक है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों फर्स्ट, क्योंकि मार्शल जिसको स्थिर मानते हैं यानी फिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है उसको वो वॉलरस अनबैलेंस मानते हैं, यानी अनइक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। राजकीय नियंत्रण में कमी, मांग एवं पूर्ति को शक्ति हो, या विदेशी सहयोग या श्रम विभाजन। यानी एडम स्मिथ द्वारा जो प्रतिपादन किया गया व्यापार के यानी ट्रेड से रिलेटेड जो सेंटर पॉइंट रहा है वो लेबर को इन्होंने डिनोट किया उसको, क्योंकि इन्होंने बोला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हमें एक स्पेशलाइजेशन लेबर की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ मूव करता है इसको। ठीक है, और जिससे क्या बोलते हैं कॉस्ट में, यानी जो हमारी ऑब्सोल्यूट कॉस्ट है उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये हमारा दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री, मैंने आपको बताया था जब भी नव परिवर्तन यानी इनोवेशन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ भी एटसेट्रा कुछ भी आता है, कुछ न्यू इनोवेशन होता है, वो शुपिटर ही हमारे होते हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कुछ बात आ जाए तो आप शुपिटर को ही मानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहां हम चल रहे हैं अपने, इसमें क्या रखा है कि हमें मैचिंग करना है। कह रहा है भारतीय उद्योग वित्त निगम, भारतीय यानी कि 1963 है। भारतीय उद्योग शाखा निवेश निगम लिमिटेड 1964 है। भारतीय औद्योगिक विकास 1955 है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1948 है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हमें देखना है। हमें ये पता है कि जो भारतीय औद्योगिक निगम है हमारा, जो भारतीय औद्योगिक निगम है वो हमारा 1948 में आया था। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश कर निगम जो लिमिटेड है वो हमारा 1955 में आया था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है वो हमारा 1964 में आया था। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट वो आया था हमारा 1963 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, ये थर्ड आएगा यहाँ पर, फोर्थ ये सेकंड आएगा हमारा, और ये हमारा फर्स्ट आएगा। तो ऑप्शन विल भी क्या आएगा दोस्तों फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन।
क्या क्या रखा है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा यानी कौन सा गुड्स और सर्विसेज नेशनल इनकम में शामिल होती है। गृहिणी की सेवाएं, समाज सेवी की सेवाएं, या स्वयंभोग की वस्तुएं, या अनाज। तो इसका दोस्तों क्या आएगा, अनाज। ठीक है, यानी जो हमारे गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज होते हैं जो इनकम में इंक्लूड होते हैं। अगर हम खुद सर्विस कर रहे हैं, खुद सर्विस दे रहे हैं, तो वो कोई इनकम या जनरेट कुछ नहीं हो रही समाज के लिए उसमें, और मतलब नेशनल इनकम के लिए कोई जनरेट नहीं हो रही। स्वयं उपभोग कर रहे हैं वस्तुएं या गृहिणी की वस्तुएं, क्योंकि ये अनाज ही है मेन जो हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे ही ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम IRDP, NREP, RLEGP या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 ही होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ IRDP जो है ये हमारा 2 अक्टूबर 1980 को आया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और जो है हमारा ये आया था NREP, ये हमारा NREP हमारा जो आया था ये 1980 में आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको अब बदल के FFW कर दिया है। ठीक है, फूड फॉर वर्क इसका नाम चेंज कर दिया है। RLEGP जो इसकी फुल फॉर्म है द रूरल ऑफ लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये हमारा 1983 में आया था। ये इन्होंने जो हमारी PM यानी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 6 यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसको ये लेकर आए थे। ये सारे ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले मुख्य प्रोग्राम है, ये सारे ऑप्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हमारा क्या रखा है, उद्घटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी जो IC प्रेफरेंस जो कर्व है उससे जो जिनको रिप्रेजेंट किया था। जाहिर सी बात है IC कर्व का ध्यान रखना, कभी भी अगर आता है तो ऑप्शन विल भी हमारा ये हमारे सबमिशन होते हैं। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मार्शल, केन्स और एलन। ठीक है, अब हमारा 27 क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे सीमांत उपयोगिता जब 0 होगी तब कुल उपयोगिता यानी TP, जाहिर सी बात अभी मैंने आपको बताया था MU, ये हमारा ये जो TU है, और MU यानी कि हमारा जो ऐसे जहाँ ये 0 होता है वहाँ ये मैक्सिमम होता है यहाँ पर। तो वही जहाँ ये 0 होगा यानी सीमांत उपयोगिता MU हमारा जब 0 होगी तो अधिकतम होगी। क्या होगी, TU हमारा अधिकतम होगा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। ठीक है, उदासीनता वक्र विशेषण नई बोतल की में रखी हुई पुरानी शराब है। ये कथन किसका है, ध्यान रखना, बोतल वाला आ गया काम, यानी कि वो बोतल नहीं जो आप पी जाते हो। इन्होंने कथन कहा है कि ऐसे कर्व एक एनालिसिस है जो न्यू बोतल में रखी हुई पुरानी शराब है। तो ये हमारे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, मार्शल ने दिया है, एक्स ने दिया है, या रॉबर्ट का है, या सैमुअल का है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का समूह सम्राट कहा जाता है, यानी जो किस अर्थव्यवस्था में यानी किस इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है, यानी राजा कहा जाता है। गांधीवादी में कहा जाता है, समाजवादी में कहा जाता है, पूंजीवादी में कहा जाता है, या मिश्रित में कहा जाता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। इसका पूंजीवादी में कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटलिस्ट अगर हमारा होता है तो वो उपभोक्ता हमारा एक सम्राट की तरह होता है। कह रहे 10वें वित्त आयोग यानी जो 10 फाइनेंशियल कमीशन जो थे वो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे, KC नियोग थे या KC पंत थे, NKP 7वें या सालवे, ये सालवे, या KT शाह थे। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा देखो, KC पंत थे, क्योंकि इन्होंने जब 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किया था तो 11वें वित्त आयोग हमारा AM खुसरो थे और 12वें वित्त आयोग हमारे डॉक्टर C रंगराजन थे। ठीक है, मांग की जो धारणा का जो हेलो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।